इंडिया रशिया बेसिकली हम लोगों को आज देखना है। इंडिया रशिया रिलेशन में दो तीन चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है समझनी है कि एक तो ये सब लोग कहते हैं कि इंडिया और रसिया ऑल वेदर फ्रेंड रहे हैं और रसिया इंडिया का सबसे क्रूशियल सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पार्टनर रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन कोल्ड वॉर इरा। रशिया ने जिस तरीके का पॉलिटिकल सपोर्ट मोरल सपोर्ट इंडिया को ग्लोबल लेवल पर किया, उसने इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखने में मेंटेन रखने में बहुत बड़ा हेल्प किया। तो यह एक तो सबसे बड़ा इनके रिलेशन का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ऐसा नहीं रहा है कि हमारे जो है बायलैटरल ट्रेड बहुत ज़्यादा थे। हालांकि कोल्ड वॉर इरा में इंडिया का रशिया से बायलैटरल ट्रेड भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो मेन मतलब रहा है इनके रिलेशन का फाउंडेशन वो ये रहा है कि जो पॉलिटिकल मोरल सपोर्ट इंडिया को चाहे रशिया ने दिया इन कोल्ड वॉर इरा, उसने इंडिया को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी दी फर्स्ट। सेकंड, इंडिया का उस वक्त का जो मॉडर्नाइजेशन है या इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ड्यू टू रशिया वो रहा है कि जिस तरीके से उसने हर तरीके से हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में सपोर्ट किया। सेकंड, जो 5 ईयर प्लान था उसमें जो हमने हैवी इंडस्ट्री की ओर मूव किया उसमें भी उसका बड़ा रोल रहा और भी बहुत से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इंडिया में उसके थ्रू किए गए। तीसरा, जो हमारे टेक्निकल जो एडवांसमेंट हमारा हुआ, तो चाहे न्यूक्लियर सेक्टर रहा हो चाहे स्पेस हमारा रहा हो, उन सब में भी जो रशिया का रोल रहा है नो डाउट वहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। तो ये दो अगर कोल्ड वॉर में हम देखें चीज़ें कि एक स्ट्रेटजिक जो हमारा मतलब पार्टनरशिप उसने किया, डिफेंस हमारा मजबूत किया और इसके साथ साथ जो है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प किया। लेकिन आफ्टर 1990 जिस तरीके से डिसइंटीग्रेट रशिया हुआ और रसिया जो है काफ़ी कमज़ोर, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, रशिया कमज़ोर हो गया तो और रसिया इंक्लाइंड हो गया यूएस की तरफ, तो वो रिलेशन जो है कुछ समय के लिए फॉर टाइम बीइंग हैम्पर हुआ। आफ्टर 2000 जब से पुतिन जो हैं प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से पुतिन ने अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा असर्टिव चेंज वहाँ पर लाया। पुतिन का जो स्टैंड है, और ये पुतिन के पहले प्रीमिकोव के समय में भी ये फॉरेन पॉलिसी उन लोगों ने बना लिया था पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में, कि फर्स्ट थिंग था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हमें करना है और रसिया की इकॉनमी को हमें मजबूत करना है, यानी रशिया की इकॉनमी के ऑप्शंस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करने हैं। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अगर रशिया को करना था तो उसको अच्छे पार्टनर चाहिए थे जो वेस्टर्न ब्लॉक को कहीं न कहीं जो है चैलेंज कर पाते। तो इसीलिए रशिया जो है चाइना और इंडिया की तरफ मूव किया और इस ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को आज भी रशिया पूरा एफर्ट कर रहा है कि वो इस्टेब्लिश कर सके। यानी रशिया की तरफ से तो ये एफर्ट है कि रिक का जो कंसेप्ट है वो मेटरलाइज हो सके। अब वो कितना मतलब कि है पॉसिबल नहीं है, उस पर अलग डिबेट हमें करना है, लेकिन एक तो रशिया का ये थ्रस्ट है। सेकंड, रशिया अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपने और स्पीड देना चाहता है, क्योंकि रसिया की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत एक्सेसिवली जो है वो डिपेंडेंट है डिफेंस इंडस्ट्री पे और अपने ऑयल पे। अगर मतलब रिसेंटली हम देखें तो उसका ऑयल और नेचुरल गैस और यानी एनर्जी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर दो ही हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। अब थोड़ा रशिया की प्रॉब्लम्स को समझें जिससे कि उसकी फॉरेन पॉलिसी को समझना इजी रहेगा। रसिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंशियंट इरा से मतलब मिडवल इरा से रहा है वो रहा है ओपन सी तक एक्सेस का, कि ओपन सी उसके पास नहीं रहा है, क्योंकि जो पैसिफिक ओशन के थ्रू उसके सी कनेक्टिविटी है वो उसके मेन जो लैंड है यानी मास्को के इर्द गिर्द वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। और जो ये पैसिफिक ओशन से लगा हुआ इसका कोस्टल एरिया है वह साइबेरियन रीजन है, और साइबेरियन रीजन की खासियत यह है कि वहाँ पर वेदर जो है एक्सट्रीम है, यानी माइनस टेम्परेचर है वहाँ पे, पॉपुलेशन बहुत ही न के बराबर नेग्लिजिबल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर, जब ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है तो इंडस्ट्रियल सेटलमेंट कैसे हो सकता है। तो इसलिए पैसिफिक ओशन का जो उसका रेंज रहा है वो कहीं ना कहीं रीज़न उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आज तक कोई रोल प्ले नहीं कर पाया है। यानी एक तरीके से साइबेरियन रीजन अभी तक फ़िलहाल वह एक बर्डन के रूप में रहा है रशिया को, जबकि वो रिसोर्स रिच एरिया है। तो इसलिए जो है
वो रशिया का एक डायलेमा ये रहा कि भाई हमारे लिए पैसिफिक ओशन बहुत मतलब रोल प्ले कर नहीं कर पा रहा है। सेकंड, जो आर्कटिक ओशन का जो नदर्न उसका हिस्सा है आर्कटिक ओशन से लगा हुआ, तो वो भी जो है अभी तक फ्रीज था, और इस वजह से जो है वहाँ पे किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी उसको क्रिएट नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए पूरा रशिया की फॉरेन पॉलिसी ब्लैक सी पर डिपेंडेड है। वह ब्लैक सी से होते हुए डरडनलास का जो स्ट्रेट है, बास्पोरस का स्ट्रेट है तुर्की का, वहाँ से होते हुए मेडिटेरियन सी में इंटर करना चाहता है, और जिससे कि वह हर जगह दुनिया में अपना जो है कांटेक्ट बढ़ा सके, अपने रिलेशन को बढ़ा सके। अब प्रॉब्लम रहा है ब्लैक सी में क्या? ब्लैक सी में उसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहा है वो वेस्टर्न लॉबी यानी वेस्टर्न यूरोपियन लॉबी से रहा है। यूरोपियन लॉबी का एक फियर रहा है कि अगर मेडिटेरियन सी में रशिया इंटर कर जाता है तो इट मे बी पॉसिबल कि वो उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पर चैलेंज बने, क्योंकि रशिया और यूरोप के जो रिलेशन रहे हैं पहले ही समय से जो है बहुत ज़्यादा बिटरनेस रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है रिलीजियस भी। रसिया भी क्रिश्चियन है, यूरोप भी क्रिश्चियन है, लेकिन रशियन जो क्रिश्चियनिटी है वो आर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियनिटी है, जो पोप में बिलीव नहीं करते हैं, और यूरोप के लोग पोप में बिलीव करते हैं। रशिया क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है, ईसा मसीह में बिलीव करता है, लेकिन पोप में बिलीव नहीं करता है। तो इनके अपने कुछ इसी तरीके के कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, सस्पिशन और ट्रस्ट इशू यूरोप और रशिया में हमेशा से बने रहे, और इसी का एक जो है रिजल्ट ये रहा कि इनको ये डर लगता था कि रशिया जो है वो इनके रीजन में आएगा और वो नया इम्पीरियलिस्ट बन के इनके जो इंटरेस्ट हैं उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा रहा है इनका। अब यूरोप के जो कंट्री रहे हैं वो तो हमेशा ये एफर्ट लेते रहे हैं कि भाई किस तरीके से रसिया को चेक किया जाए। ब्लैक सी में ट्रेडिशनली रशिया को अगर कोई वहाँ पर जो है रोकता रहा है तो वह तुर्की रहा है। जब तक ऑटोमन एम्पायर जो है वह मजबूत रहा है तब तक तो रशिया को कोई मतलब रशिया के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं था, क्योंकि तुर्की से होकर ही मेडिटेरियन सी में जा सकता था। लेकिन जब 17th 18th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, तुर्की कमज़ोर होने लगा, तब यूरोपियन कंट्रीज़ की प्रॉब्लम और बढ़ गई। उनको ये लगा कि रशिया अब तुर्की को जो है अटैक करके कंट्रोल कर लेगा और आसानी से इस रीजन में इंटर कर जाएगा। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ की स्ट्रेटजी चेंज हुई। उन्होंने तुर्की को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। सपोर्ट मतलब इस सेंस में कि वो तुर्की को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, बस तुर्की किसी तरीके से वहाँ पर मेंटेन बनी रहे। इसीलिए तुर्की को यूरोप का सिख बोला जाता था कि वो यूरोप का बीमार व्यक्ति है, कि अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो पूरे यूरोप में मतलब एक वहाँ पर ट्रबलेंस आ जाएगा। तो ये चीज़ देखा गया। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुर्की जिस तरीके से यूरोपियन कंट्री के अगेंस्ट गया, उसने यूरोपियन कंट्री को एक नए प्लान के साथ आगे मूव करने के लिए फोर्स किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की को उन लोगों ने हराया, तुर्की पे कंट्रोल किया, और तुर्की को ट्रस्टीशिप जो काउंसिल उनका था यूनाइटेड नेशन का, और उसके बाद तुर्की को इन्होंने नाटो का मेंबर बना लिया, यानी अपने साथ एसोसिएट कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। और तब से लेकर आज तक टिल 2017 तक तुर्की की तरफ से जो फियर होना चाहिए था वो यूरोपियन कंट्री का, वो ख़त्म हो गया। अब उनको ये समझ भाई नेटो का मेंबर है तो रशिया अब तो तुर्की के ऊपर अटैक कर नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम समझें कि रशिया की देखिए प्रॉब्लम क्या है, पैसिफिक ओशन किसी काम का नहीं, आर्कटिक ओशन किसी काम का नहीं, और ब्लैक सी में तुर्की को इन लोगों ने बिठा दिया। तो इस वजह से रशिया का जो है इस मतलब मेडिटेरियन सी में भी जो एक्सेस होना चाहिए फ्री, वो वहाँ पर नहीं हो पाया। अब रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें चेंज 2000 के बाद स्टार्ट हुआ। 2000 के बाद वो क्या कर रहा है यहाँ पर, तो पहली चीज़ है एग्रेसिव हुआ। एग्रेशन किस तरीके से उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है, वेस्टर्न ब्लॉक को उसने जो है इंडिया और चाइना के साथ मिलकर क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया और अपना कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, और ईस्टर्न यूरोप में जो है एक बार फिर से रशिया ने अपना जो है इन्फ्लुएंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, और इनिशियली उसको सक्सेस भी मिलना स्टार्ट हुआ। जैसे 2014 तक यूक्रेन में वहाँ पर विक्टर यानुकोविच जो प्रेसिडेंट थे वो प्रो रशियन थे।
तो इस वजह से रशिया जो है एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वह एश्योर्ड था कि इस रीजन में, ईस्टर्न यूरोप में अब धीरे धीरे वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। रसिया का जब एग्रेशन और रशिया की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी वो धीरे धीरे एक्सपोज होने लगी या आने लगी पब्लिकली, तो अमेरिका और नेटो के मेंबर उन्होंने रसिया को फिर इनकाउंटर करना स्टार्ट किया। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि ईस्टर्न यूरोप में वो अपना प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे यूक्रेन में जो विक्टर यानुकोविच की गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट वहाँ पर रिवोल्ट हुआ और विक्टर यानुकोविच को रशिया भागना पड़ा, और वहाँ रशिया में जो है वो एक नई गवर्नमेंट जो बनी वो प्रो वेस्ट थी। तो ये यहाँ से ये जो यूक्रेन का हम देख रहे हैं क्राइसिस, वो बेसिकली इस वजह से था कि यहाँ पर जो है कि एक बड़ा ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ। एक सेकंड बस, एक सेकंड, क्या हुआ? आ गए हैं? ले लिया है? तो कहाँ जा रही हो? ठीक, हाँ ठीक है, फिर से हम लोग वापस आ रहे हैं। तो विक्टर यानुकोविच जिस तरीके से वहाँ पर जो है, रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या हुआ सर? रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? बाद में सर सुनने के काम हो जाएगा कभी रिवीजन रिकॉर्ड के तो लिए। मैं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, फिर तो हाँ रिकॉर्ड कर भी रहा हूँ। तो विक्टर यानुकोविच जो है उनके बाद जो है यूक्रेन में एक मतलब एंटी वेस्ट जो है गवर्नमेंट, एंटी रशिया गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म हुई, और तब जो है रशिया का जो मतलब रियल मतलब इनसिक्योरिटी था वह यूक्रेन को बफर जोन के रूप में देख रहा था। और नाटो के साथ आफ्टर 90 इसी तरीके का सेटलमेंट हुआ था कि नाटो के कंट्री जो है एक्सपेंड नहीं करेंगे अपने यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, जिससे रशिया को फियर हो। तो रशिया का ये मानना है कि भाई ये जो है एक म्यूचुअल कंसेंट जो था इन दोनों के बीच में, वो यूरोपियन और अमेरिका ने जो है उसको ब्रेक किया है। और इसलिए रशिया को अपनी नेशनल सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को अगर प्रोटेक्ट करना है तो वो तो यूक्रेन को जो है वहाँ पर मतलब वो अपना रिस्पॉन्ड करेगा। तो पहला तो मुद्दा यहाँ पर ये आया। दूसरा क्या था कि ब्लैक सी में जो है जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, रोमानिया को इन लोगों ने जो है नाटो का मेंबर बना दिया था पहले से ही, यूक्रेन को मेंबर बनाना चाहते थे, और ये सब ब्लैक सी से लगे हुए कंट्री हैं, उधर जॉर्जिया है। तो ये जो है रशिया के लिए तरक्की तो वैसे ही प्रॉब्लम में था, और ये सब आ गए तो रशिया बिल्कुल मतलब ब्लैक सी में जो है एकदम अपने आप को इनसर्कल्ड फील कर रहा था। तो रशिया ने पहले जॉर्जिया पर अटैक किया 2008 में, केवल वो एक सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए, साउथ ऑसोटिया जो उसका रीजन था। फिर 2014 में जब ये रिजीम चेंज हुआ तो यूक्रेन को इसने कॉन्कर किया, ये भी मैसेज देने का ही तरीका था। और अब तो 2022 से जो है यूक्रेन पर अटैक ही कर दिया है। तो बेसिकली रशिया जो है वो एक तरीके का मैसेज यहाँ पर देना चाहता है जितने भी यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, स्पेशली वो यूक्रेन एक तरीके का पावर डेमोस्ट्रेशन है रशिया का। पहले फर्स्ट उसका जो गोल है वो है ईस्टर्न यूरोप, कि भाई अगर कोई भी जो है वेस्टर्न लॉबी का पार्ट बनने का कोशिश करेगा तो उसका तो हश्र वही होगा जो यूक्रेन का चल रहा है, फर्स्ट। दूसरा वो मैसेज देना चाहता है नेटो को कि आप लोग जो है वो अपना ये एजेंडा छोड़ दीजिए कि आप ईस्टर्न यूरोप की तरफ आएंगे। अगर आप आए तो यहाँ पर जो है वो रशिया जो है वह मतलब किसी तरीके का कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला है, यानी वो अटैक करेगा, वॉर करेगा। तो अगर पीस चाहते हो तो फिर यहाँ पर जो है रसिया को टीज मत करो। और थर्ड, वो ग्लोबल कम्युनिटी को मैसेज देना चाहता है, इंटरनेशनल मतलब जो है फोरम पे वो मैसेज देना चाहता है कि रशिया की जो पास्ट लिगेसी थी, जो उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस था, वो कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है। रशिया जो है ग्लोबल पावर था और वो ग्लोबल पावर है। और इसके साथ साथ अपने पार्टनर्स को भी मैसेज देना था, यानी चाइना को और इंडिया को भी मैसेज देना था, यानी अपनी फिर से सुप्रीमेसी को, अपनी ऑटोनॉमी को वह रिक्लेम करना और उसको मेंटेन करना। ये रसिया के जो मतलब इंटरेस्ट हैं यूक्रेन को लेकर। तो यूक्रेन का एक छोटा मुद्दा नहीं है कि यूक्रेन पे कब्जा चाहिए, वो अब ओवरऑल मैसेजिंग है। और यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है कि आप एक चीज़ करते हो उसके 10 मैसेज रहते हैं यहाँ पे। अब इधर क्या हो रहा है कि तुर्की जो है उसमें एक नया असर्टिवनेस आ रहा है। तुर्की यूएस ब्लॉक्स और यूरोपियन ब्लॉक से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, और वहाँ पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो है उसकी तरफ थोड़ा सा मूव करने की कोशिश तुर्की कर रहा है।
मतलब एक इस्लामिक रिपब्लिक और इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने वाला तुर्की अपने को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। रसिया के लिए प्लस और माइनस दोनों चीज़ें हैं। प्लस माइनस इसलिए है कि तुर्की अगर इस तरीके के रास्ते पर जाएगा तो यूरोपियन कंट्री से डिस्टेंस बनेगा, रसिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि वह तुर्की के साथ अपने जो है रिलेशन को बेहतर कर ले। लेकिन तुर्की जिस तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करना चाहता है और वो एम्बिशियस होकर ये काम कर रहा है, वहाँ पर जो है वह रशिया के साथ किस तरीके से अकोमोडेट होगा, ये एक बड़ा कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर आएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है जो वहाँ पर इंसिडेंट हुआ आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में, तो तुर्की तो अज़रबैजान के फेवर में है पूरी तरीके से, लेकिन रशिया और ईरान का जो इंक्लाइनेशन है वो आर्मेनिया की तरफ है। तो ये फ्यूचर की बात है, लेकिन ब्लैक सी जो है वोलाटाइल हो चुका है पूरी तरीके से, तो ये एक यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है। दूसरा, जैसा हमने कहा कि रशिया का मेन कंसर्न है अपना जो है ट्रेड रूट इस्टेब्लिश करना और अपनी जो है डाइवर्सिफिकेशन करना अपनी इकॉनमी का। तो रशिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आई आर्कटिक सी में। आर्कटिक सी जो है उसके लिए एक बड़ा मतलब रीज़न वहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर वो अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो ये जो है अगर यहाँ पर लेकिन इसके पहले एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर ले। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया ब्लैक सी का इम्पोर्टेंस जो है, तो कोई क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमें क्या क्या बताना है। पहली चीज़ है ब्लैक सी उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मेडिटेरियन सी के से कांटेक्ट के लिए। फिर उसके अलावा क्या है कि जो सदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन और ये सब ट्रेड रिलेशन बनना, और ख़ासकर सदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना यहाँ पर है। और इनके साथ साथ जो है वो ये चाहता है कि अफ्रीका एशिया में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करें। ब्लैक सी को सिक्योरिटी बफर जोन के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहता है, एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पर ना आ पाएँ, और नाटो का जो यहाँ डोमिनेंस रहा है वो उसको चैलेंज देना चाहता है, और इसके तरीके से अपनी एक हेजोमनी जो है इस रीजन में वो रीजनल हेजोमेन बनना चाहता है। और यहाँ पर जो है जो नए इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस यहाँ पर बनाना चाहता है। तो ब्लैक सी जो है यहाँ पर ये किया जा रहा है, मतलब रशिया की तरफ से। अब दूसरा जो है आर्कटिक सी का देखिए मामला क्या। आर्कटिक सी में क्या है कि अभी देखा गया है कि आर्कटिक सी में जो है मेल्ट हो रही है आइस, और वहाँ पर नेविगेशन पॉसिबल हो रहा है। रिसोर्सेज जो थी अनटैप्ड जो हैं वो अब बाहर वहाँ पर आ रही हैं, तो इसलिए इसका जो है इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अब आर्कटिक सी एक नया जो है वॉर जोन बन रहा है, स्पेशली रिसोर्स वॉर के लिए। क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट्स जो आई है उनका कहना है कि आर्कटिक सी में ग्लोबल ऑयल का 13% रिजर्व है और 30% नेचुरल गैस का रिजर्व है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस एक तो हाइड्रोकार्बन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बढ़ देता है। दूसरा क्या है कि आर्कटिक सी अगर जो है मेल्ट हो रहा है तो EEZ का विस्तार होगा, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सब लोग अपना अपना बढ़ाएंगे, और वो एक कन्फ्लिक्ट का जोन बनेगा। ब्लू इकॉनमी की लड़ाई वहाँ पर स्टार्ट होगी। तो जितने भी ऐसे लिटरल कंट्रीज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि आर्कटिक सी से इनकी सीमाएं लग रही हैं, एक तो US की, कनाडा की, ग्रीनलैंड की, नॉर्वे की, या इसी तरीके से फिनलैंड की। तो ये सब कंट्रीज़ जो हैं नए प्लेयर्स यहाँ पर हैं, और रसिया इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। तो ये एक ग्रेट वॉर की तरफ यहाँ पर पहुँचेगा। इनके साथ साथ एक और चीज़ है कि एक नया रूट यहाँ पर ईस्टर्न वेस्टर्न रूट जो है सी रूट डेवलप हो रहा है। तो ये माना जा रहा है कि एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल ट्रेड रूट यहाँ पर आएगा। रशिया के लिए एक नया रास्ता मिलने वाला है, और पूरी दुनिया में उसका एक इन्फ्लुएंस वहाँ पर क्रिएट करेगा। और ख़ासकर ये जो रीज़न है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का रीज़न है, मतलब रशिया जो है इस रूट से यूरोप और US, कनाडा, इनके साथ अपने कांटेक्ट मतलब अपने ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता है। तो इस लिहाज से भी आर्कटिक ओशन का जो है वह बड़ा इम्पोर्टेंस यहाँ पर हो रहा है। फिर आर्कटिक ओशन में चूँकि रशिया का सबसे बड़ा मतलब एरिया वहाँ पर है, तो जो भी कंट्री आर्कटिक ओशन में मतलब अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं वो सब रशिया से नज़दीकी बढ़ाएंगे। जैसे इंडिया हुए, इंडिया के साथ अभी एग्रीमेंट भी हुआ, और चाइना जो है वो है ही वहाँ पर, चाइना के साथ चल रहा है ऑलरेडी रशिया का।
तो इस लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। तीसरा यहाँ पर जो है ये भी है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लाइफ साइंस के लिए आर्कटिक ओशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से भी जो है ये रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मुद्दा ये है कि एक तो ये हो गया जो है आर्कटिक का। तीसरा पैसिफिक रीजन में क्या हो रहा है कि यहाँ ऑयल और नेचुरल गैस जो है साइबेरियन रीजन में है। अभी तक रशिया की सबसे हमने कहा प्रॉब्लम क्या था कि वो इसका डेवलपमेंट ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन इंडिया ने अभी फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी अनाउंस किया 2019 में, जिसके थ्रू $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर वो कर रहा है इंडिया। इंडिया ने इसी रीजन में व्लादिवोस्टॉक में अपना कॉमर्शियल जो है एम्बेसी भी बना लिया है, और व्लादिवोस्टॉक टू चेन्नई एक नई कनेक्टिविटी भी यहाँ इस्टेब्लिश हो गई है। तो रशिया की जो सबसे बड़ा डिलेमा था कि भाई पैसिफिक ओशन का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है। ओवीएल यहाँ पर सखालीन में जो है कई ऐसे ऑयल ब्लॉक हैं जिनमें 20 to 25% स्टेक वो ओवीएल के हैं। तो ये जो रीज़न है ये बहुत ही मतलब इंडियन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा खासा हो रहा है और तेज़ी के साथ इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ब्लैक सी में भी रशिया अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, आर्कटिक सी में भी और पैसिफिक ओशन में भी, और इसकी वजह से रशिया के फ्यूचर को लेकर नए होप क्रिएट हो रहे हैं। इन सब के साथ रशिया एक और अल्टरनेटिव रूट पे काम कर रहा है। वो अल्टरनेटिव रूट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। रसिया, अजरबैजान, ईरान होते हुए इंडियन मतलब ओशन में रसिया की एंट्री। अभी रिसेंटली जो है लास्ट वीक जो है रशिया ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के थ्रू इंडिया को कोल सप्लाई कर दिया है। यानी अभी इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसने ये इंडिकेशन कर दिया कि भाई ये इमेजिनेशन नहीं है कि इन फ्यूचर हम ये कॉरिडोर स्टार्ट करेंगे, उसको उसने रियलिटी बना दिया है कि चलो अब ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये चीज़ चल रहा है। लेकिन हाँ, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर ये गेस किया जा रहा है कि अजरबैजान रिलायबल नहीं होगा, तो इन रशिया, आर्मेनिया, इंडिया और जो है जो ईरान है, ये इस तरीके का रूट यहाँ पर। तो एक तो रशिया के पास देखिए ऑप्शंस बहुत से आ रहे हैं, तो रशिया अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट अटेंटिव है कि भाई ये हमारी इकॉनमी को आने वाले समय में बेहतर करेंगे। लेकिन अभी भी रसिया का केवल और केवल एक मजबूरी है, अभी भी वो एनर्जी सेंट्रिक है, डिफेंस सेंट्रिक उसकी इकॉनमी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होना चाहिए अभी वहाँ पर उस तरीके का टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं चल रहा है। लेकिन इंडिया के साथ, चाइना के साथ उसका कोलैबोरेशन वो उसको हेल्प कर सकता है। ये बात को रशिया जानता है और इस वजह से इन दोनों कंट्री के नज़दीक है। अब आते हैं दूसरा बड़ा मुद्दा, रशिया चाइना के नज़दीक क्यों जा रहा है, रशिया इंडिया के नज़दीक क्यों आ रहा है। ये दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी होगा। रशिया चाइना के पास क्यों जाना चाहता है, फर्स्ट थिंग क्या है। पहला चीज़ है कि जैसे ही एंटी वेस्ट रशिया एटीट्यूड रखना स्टार्ट किया 2000 के बाद, तो रशिया के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो ग्लोबली बाइकॉट होगा, जितना एग्रेशन दिखाएगा उतना बाइकॉट होगा। तो रशिया जो है एक ऐसा अपना स्ट्रेटजिक पार्टनर चाहता था जो ग्लोबल फोरम पर पॉलिटिकल मोरल सपोर्ट वह उसको वहाँ पर दे सके, कि वो उसको जस्टिफाई कर सके रशिया के एक्शन को, और चाइना जिससे बेहतर कोई उसके पास विकल्प नहीं है। इसलिए रसिया ओवर डिपेंडेंट है चाइना पर। वो इंडिया से भी ये उम्मीद कर सकता है, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की और नैम की और मल्टी अलाइनमेंट की, इंडिया से रशिया को वो सपोर्ट नहीं, वो पॉलिटिकल मोरल सपोर्ट नहीं मिल सकता है। जैसे ह्यूमन राइट वायलेशन, वॉर, इसमें इंडिया नहीं सपोर्ट कर सकता रशिया को, लेकिन चाइना कर सकता है। सेकंड क्या है, $18 ट्रिलियन की इकॉनमी है चाइना, और इतनी बड़ी इकॉनमी जो है रशिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए उसको ये लगता है कि भाई हमको इसके, और अभी भी $240 बिलियन का ट्रेड जो है बायलैटरल ट्रेड, 240-250 बिलियन नियरली, वो रशिया चाइना के साथ कर रहा है। तो उसका भाई मेन जो है ट्रेडिंग पार्टनर भी है। तो इस लिहाज से भी जो है वो मानता है कि उसका डेवलपमेंट पार्टनर है चाइना। जब इधर जो है यूक्रेन और ये सब सिचुएशन स्टार्ट हुआ 2010 के बाद, तो वहाँ से ये देखा गया कि बहुत तेज़ी के साथ जो है रसिया और चाइना नज़दीक आए। जैसे
2008 में दोनों के बीच में बॉर्डर डील हुआ और बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म हुआ। फिर गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट हुआ। फिर बेल्ट रोड इनिशिएटिव में रशिया पार्टिसिपेट कर गया। तो इस तरीके से यहाँ पर, और उसके बाद रशिया के जो आर्म्स हैं उनका सबसे बड़ा जो है खरीदार चाइना बनना स्टार्ट हो गया। रशिया के जो एडवांस्ड वेपन है S-400 से लेकर जो है तमाम तरीके के वेपन्स वो चाइना ने लिए हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है चाइना की इकॉनमी में एक बड़ी स्टेबिलिटी है, और ख़ासकर बेल्ट रोड इनिशिएटिव से उसको ये लग रहा है कि भाई हमको बहुत हेल्प यहाँ पर मिलने वाला है। इनके साथ साथ आर्कटिक रीजन में जो रशिया की मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें भी चाइना वहाँ पर उसका हेल्प कर रहा है। इसलिए जो है रशिया के लिए वो चाइना इम्पोर्टेंट हो गया। तीसरा, रसिया जिस एंटी वेस्ट जो है वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर चल रहा है उसमें चाइना उसका नेचुरल पार्टनर है, क्योंकि मतलब दोनों ही कंट्री जो हैं यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक को किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं करना चाहता, जबकि इंडिया का वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अपने इंटरेस्ट अलाइंड हैं। तो इसलिए रशिया के लिए जितना रिलायबल चाइना है उतना रिलायबल जो है इंडिया तो नहीं रहेगा, अगर इस पर्सपेक्टिव से हम बात करें। चौथी चीज़ क्या है, पॉलिटिकल अगर स्ट्रक्चर की बात करें, रशिया और चाइना दोनों कम्युनिस्ट हैं। आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जरूर करता है। दोनों डिक्टेटरशिप जो है वहाँ पर हैं। पुतिन ने अपने को फ्यूचर में पूरी तरीके से सिक्योर कर लिया, और पुतिन ने वहाँ पर, पुतिन और जिनपिंग ने, तो इन लोगों ने जो है उन्होंने अभी तक का जो डेमोक्रेटिक सेटअप थोड़ा बहुत था भी इन जगहों पे वो ख़त्म कर दिया, और ये बोल दिया कि जब तक हम हैं तब तक हम ही प्रेसिडेंट रहेंगे। तो इनका जो है अथॉरिटेटिव रिजीम जो है वो यहाँ पर है। इसको बोलते हैं ड्रैगन बियर अलायंस, मतलब इनका ड्रैगन उनका बियर रशिया का। तो ये जो ड्रैगन बियर अलायंस है ये जो है मतलब एक बड़ा नेचुरल स्ट्रेटजिक अलायंस है। इसलिए बहुत से जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं भाई रशिया और इंडिया जो है वो उनमें उतना मतलब स्कोप नहीं है जितना रशिया और चाइना में। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्लोज आ चुके हैं। तो इस वजह से, इसके अलावा जो है दुनिया भर के जो फोरम वगैरह हैं उन सब में रशिया और चाइना वहाँ पर कोलैबोरेशन, SCO है, ब्रिक्स है, तो इन सब जगहों पर यहाँ पर है। तो इसलिए रशिया और चाइना एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं। अब आते हैं दूसरा बड़ा मुद्दा कि रशिया का जो है इंडिया के साथ, तो पहले तो ये समझना होगा भाई इंडिया के साथ रशिया के रिलेशन अभी तक वो डिफेंस मतलब सेंट्रिक रहे हैं। रशिया का सबसे बड़ा जो है जो मतलब डिफेंस का मार्केट रहा है वो इंडिया रहा है। मोर देन 60% जो है इंडिया अपना जो डिफेंस इंपोर्ट करता है वो रशिया से, और इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। तो नेचुरली जो है रशिया की इकोनॉमी को भी हेल्प करता था, और एक मिलिट्री अलायंस भी एक तरीके मतलब पार्टनरशिप भी जो है डिफेंस पार्टनरशिप भी यहाँ पर होता था। तो रशिया जो है वो इंडिया की तरफ तो बहुत अच्छा था, और इंडिया जो है उससे डिफेंस इक्विपमेंट इसलिए लेता था, सस्ता होता था, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करता था, और लाइसेंस फ्री रहता था। मतलब बहुत अपनी हिसाब से आप जो है रशिया के डिफेंस को जो है यूज़ कर सकते हैं। जबकि US वगैरह के साथ प्रॉब्लम रहती थी कि तमाम तरीके के टर्म कंडीशन होते थे, आप अगर उनके आर्म्स को यूज़ करते हैं। तो इंडिया जो है रशिया को हमेशा प्रेफर करता रहा अपने डिफेंस आर्म्स वगैरह के लिए। तो ये अभी तक चीज़ें यहाँ पे रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और रशिया के बीच में मतलब कुछ डिकेड्स से एक ज़बरदस्त डिस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है। उसमें जो सबसे बड़ा इशू है रशिया के लिए, जो डिलेमा है, वह है इंडिया का इंक्लाइंड होना US की तरफ। US के जो है इंडिया ने जो है बहुत तेज़ी के साथ मतलब पार्टनरशिप करना स्टार्ट किया, इवन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। 2017 में इंडिया का क्वाड का पार्ट बनना, मालाबार जॉइंट जो एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें, और इनके साथ साथ अमेरिका से जो है डिफेंस इक्विपमेंट परचेज़ करना, और US जो है इंडिया का बड़ा मतलब सप्लायर, डिफेंस सप्लायर, अभी थर्ड जो है सप्लायर डिफेंस का US बन गया है। तो US बहुत तेज़ी के साथ जो है ये कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं एक डाउट, एक सस्पिशन इंडिया और रशिया रिलेशन में तेज़ी के साथ वहाँ पर आया। दूसरा, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगर देखा जाए, रशिया का चाइना की तरफ जो इंक्लाइनेशन हुआ
उसने भी इंडिया को जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सस्पिशियस बनाया रशिया को लेकर, और दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशन न के बराबर। मतलब अगर अभी यूक्रेन वॉर के पहले की हम बात करें, 10 to 15 बिलियन डॉलर, $10 बिलियन से मतलब $15 बिलियन की तरफ मूव कर रहे थे इनकी इकॉनमी, और 2025 तक इनका टारगेट था कि $30 बिलियन हमें जो है बायलेटरल ट्रेड करना है। तो इन लोगों का टारगेट ही $30 बिलियन का था। तो आप समझ सकते हैं कि इनके इकोनॉमिक रिलेशन में कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं था और पूरी तरीके से डिफेंस सेंट्रिक यहाँ पर रिलेशन था। तो इस समय 65 हो गया है। इस समय इस समय की बात 65 नहीं हो चल गया है। रही, इस समय की बात नहीं चल रही है। हाँ हम हाँ बोल रहे हैं 2022 के पहले। तो उसको समझना होगा कि फिर अच्छा, मतलब इन सब डॉट्स को आपको कनेक्ट करना होगा ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बस ये यूक्रेन वॉर ही इनके ये जो है रिलेशन का, अभी हम बोल दें कि $65 बिलियन ट्रेड हो रहा है, तो $65 बिलियन ट्रेड ये कब तक रहेगा? ये मुद्दा इस चीज़ का है, इसलिए क्योंकि सस्ता तेल, हाँ, सस्ता तेल जब तक ना 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 ना, जब जब तक तक सस्ता सस्ता तेल नहीं, तब तो फिर वही है ना, तब तो आप मतलब मिस कर रहे हैं। जब तक पैसा पैसा भारत के पास कहाँ से है? $5 बिलियन का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और $60 बिलियन आप जो है इम्पोर्ट कर रहे हो। आप डॉलर उनको दे नहीं सकते रशिया को, आप देंगे क्या? किस करेंसी में आप ट्रेड देंगे? इम्बैलेंस, हाँ, ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है। नहीं नहीं, ट्रेड इम्बैलेंस नहीं, किस करेंसी में ट्रेड करेंगे? प्रॉब्लम वही वही तो प्रॉब्लम है ना। सर एक ट्राइलेटरल ग्रुपिंग बना रहे हैं ना यूएई के साथ हाँ, कि हाँ, तो सर उससे थोड़ा बहुत सक्सेसफुल उसको बना सकते हैं, मतलब बहुत कोशिश कर ज़्यादा रहे हैं नहीं, उसको। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हाँ, कम, थोड़ा बहुत हो जाए। हाँ थोड़ा बहुत होगा। और मतलब मैक्सिमम चांस ये है कि युआन की तरफ इंडिया मूव करेगा। हाँ सर, और वो भी एक तरीके से ये है कि चाइना की करेंसी में सेटलमेंट करना पड़ेगा, हाँ, तो फिर ये सही युआन की डोमिनेंस हो जाएगी। मतलब क्योंकि इंडिया सब पूरा का पूरा उन्हीं से ट्रेड कर रहा है, तो ये मतलब उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। और इससे क्या है कि बड़ा मतलब डिबेट ये चल रहा है कि युआन तो और मजबूत होगा इससे इंटरनेशनल करेंसी के रूप में, और इंडिया का जो एफर्ट है रुपी को जो है इंटरनेशनल करेंसी के रूप में स्टेब्लिश करने का, उसको धक्का लगेगा, ये मतलब माना जा रहा है। तो हमने कहा कि मतलब 2022 के पहले जो है इस तरीके के जो है इकोनॉमिक रिलेशन भी नहीं थे। तो इंडिया और अमेरिका का जो क्लोजनेस था और रशिया और चाइना का क्लोजनेस, इनकी वजह से जो है इनके रिलेशन में जो है प्रॉब्लम चल रही थी। 2017 में पुतिन और मोदी मिले और उन्होंने उस समिट का जो है, जो गोवा में हुआ था, उसका जो थीम उन लोगों ने रखा था वो था रीडिस्कवरी ऑफ ईच अदर। वहाँ पर इन लोगों ने कहा कि हमारा जो रिलेशन है वह एनर्जी ब्रिज पर बेस्ड होगा। यानी कि उन लोगों ने ये समझ लिया कि डिफेंस सेंट्रिक होने से काम नहीं चलेगा, और अब फ्यूचर में कौन सा एरिया है जहाँ पे रिलेशन बना सकते हैं, तो वह एनर्जी था। तो यहाँ से इन लोगों का स्टार्ट हुआ कि हम लोगों को ऑयल, नेचुरल गैस ये सब करना है, इंडियन कंपनीज वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी और जो अल्टरनेटिव रूट्स, एनर्जी रूट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। 2019 में एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी हमने स्टार्ट कर दिया, तो इससे ये चीज़ और ज़्यादा पॉसिबल यहाँ पर हो गई। तो अब तो ये चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हो गई, तो इन लोगों ने एनर्जी ब्रिज वहाँ पर बनाया। अब यहाँ से जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन लोगों का रिलेशन कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है, तो उसके दो तीन बड़े फैक्टर हैं। एक तो इंडिया यूएस पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकता है, और रिलाई का मतलब क्या है, यूएस जो है वह इंडिया की जो मतलब सेल्फ स्टीम है, जो इंडिया का एम्बिशन है, जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, उसको रिस्पेक्ट नहीं देता रहा है। तो इस वजह से यूएस जो है अपनी स्ट्रेटजिक डिपेंडेंसी, टोटल डिपेंडेंसी ऑन यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक नहीं बना के रखना चाहता है। मल्टी अलाइनमेंट के थ्रू रशिया को भी साथ लेकर चलना चाहता है, जिससे स्ट्रेटजिकली वो बैलेंस कर सके यूएस को। ये इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का की फैक्टर है अगर ये काम, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, इंडिया चाइना के साथ उसके रिलेशन है नहीं, वो कम्पिटेटिव है। तो आप जब चाइना और आपके बीच में इनमिटी चल रही है, तो आपको तो यूएस ब्लॉक की तरफ पूरी तरीके से इंक्लाइन होना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है इंडिया वो रशिया की तरफ मूव कर रहा है अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के लिए। पहला तो ये है। दूसरा क्या है, दूसरा इंडिया को ये लगता है कि रशिया जो है वह, उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। चाइना के साथ जिस तरीके के हमारे टेंस इन्वायरमेंट हैं,
तो वहाँ पे हमें लगता है कि हम रशिया को एक तो न्यूट्रलाइज कर लें, दूसरा ये है, तीसरा ये है कि रशिया जो है वो एक मिडिल मिडिल पावर है, इंडिया भी एक मिडिल पावर है, तो एक न्यू ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर ये इस्टेब्लिश किया जा सकता है, रशिया इंडिया दोनों अगर साथ में आए तो ये भी इंडिया को एक तो वो कर रहा है। चौथा, इंडिया को ये लग रहा है कि जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है उसका सबसे बड़ा अगर कोई मतलब हो सकता है पार्टनर तो वो रशिया। इसका रीज़न है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नेचुरल गैस का वही है, लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्टर इस वक्त जो है ऑयल का वही है। तो अगर उससे आपके रिलेशन हो और वो आपको सबसे सस्ते किफ़ायत, क्योंकि डिस्काउंटेड ऑयल जो है वो हमको दे रहा है रशिया, तो ये जो है हमारे लिए जो एक हमारा मतलब कि फॉरेक्स करेंसी हमारी उस पर बर्डन है वो इसके वजह से कम होगा यहाँ पर। न्यूक्लियर पार्टनरशिप में भी रसिया का रोल है। बिल्कुल सिविल न्यूक्लियर बिल्कुल है, लेकिन मतलब ये मान के चलिए ये सब लिखना है ये सब, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी इतना बड़ा अभी भी गेम चेंजर नहीं है। हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ गेम चेंजर है, तो हमारे आंसर का फोकस उधर रहेगा। बाकी देना सब है, ये सभी कुडनकुलम में तो उसने करवाया ही, और अभी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए एग्रीमेंट हुआ है इस प्राइम मिनिस्टर के सबमिट मतलब विजिट में, तो ये सब तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये सब फ्यूचर की बातें हैं। अब कितना न्यूक्लियर जो एनर्जी है 3% तो कंट्रीब्यूट करी, अभी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया में? 7 गीगावाट है सर। 7 हो गया, चलिए ठीक है, तो 7 नहीं 7% नहीं है, 7 गीगावाट है और परसेंटेज देखना वही 2-3% ही है, 2-3%। मेरी जानकारी में 3% है। 2.3% है, 2.35 तब बताइए, तो मतलब उसका बहुत बड़ा रोल अभी भी नहीं है यहाँ पर। बहरहाल सर स्पेस में हो सकता है क्योंकि इंडिया अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाह रहा है, बिल्कुल और ये रशिया भी बाहर आ रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, तो वहाँ वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो वाला इलाका जो है। तो अभी फ़िलहाल जो है सबसे पहले हमने कहा कि पहले हम एक एक चीज़ कर लें। एनर्जी हमने कहा मेन चीज़ है एनर्जी सिक्योरिटी, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ इंडिया को और क्या चाहिए? इंडिया को यूरेशियन रीजन में इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है। हमारे लिए रशिया मोस्ट रिलायबल पार्टनर, इंपॉर्टेंट पार्टनर है सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप तक हमारे एक्सेस के लिए, इसलिए हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और रीज़न यही है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ हमारा FTA लास्ट फेज में चल रहा है नेगोशिएशन और कंक्लूड होने वाला है। और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन से अगर हमारा EU से अगर हमारा हो गया तो रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, ये जो पूरा रीज़न है ये बहुत बड़ा रीज़न है, तो इंडिया के लिए वहाँ पर होगा। तो रशिया जो है इंडिया को एक्सेस देगा सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, और सेंट्रल एशिया में अगर इंडिया को एक्सेस मिलता है तो चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना उसके लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो इसलिए भी जो है इंडिया वहाँ पर देख रहा है, मतलब ये किसका इकोनॉमिक फैक्टर भी है स्ट्रेटजिक फैक्टर के साथ साथ। थर्ड जो है जो टेक्निकल कोऑपरेशन है, नो डाउट टेक्निकल कोऑपरेशन में आप स्पेस जो है इंडस्ट्री हो गई, न्यूक्लियर जो है फील्ड हो गया, ब्लू इकॉनमी का जो फील्ड हो गया, आर्कटिक रीजन जो हमने कहा भी एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और जो है रशिया के बीच में, क्योंकि इंडिया तो आर्कटिक ओशन तक कभी रीच ही नहीं रहा है, लेकिन अब जो है इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है इस एग्रीमेंट के जरिए, तो इस वजह से उस रीज़न में इंडिया कर रहा है। तो ये वो रीज़न है जिनकी वजह से वहाँ पे। चौथी चीज़ यहाँ पर एक और है, हम अभी भी जो डिफेंस जो हमारे नीड है, हम अभी भी और किसी कंट्री के ऊपर उतने डिपेंडेंट नहीं है जितने अभी भी रशिया पे हैं। और उसका रीज़न भी वही है कि रशिया के जो डिफेंस डील हैं बड़े फ्लेक्सिबल हैं और हमारे लिए जो है बड़े सस्ते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। तो और उससे भी बड़ी चीज़ है जो जॉइंट प्रोडक्शन, जैसे रशिया और इंडिया ने ब्रह्मोस जिस तरीके से बनाया, मैसिव सक्सेस, क्योंकि इंडिया इसको मार्केट बना दिया है, डिफेंस मार्केट, तो रशिया के थ्रू इंडिया एक डिफेंस प्लेयर बन रहा है। तो इंडिया इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहता है। तो इंडिया रशिया के बीच में ये सब फैक्टर्स हैं जो इनको नज़दीक यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। रशिया इंडिया के नज़दीक क्यों आना चाहता है? बहुत से लोगों को ये लगता है कि रशिया और इंडिया, चाइना, इनका जो रिलेशन नेचुरल है, नहीं, ये रिलेशन ऑफ कन्वीनियंस है। अभी कन्वीनियंस कुछ इस तरीके का है कि दोनों एक दूसरे को नज़दीकी से देख रहे हैं,
लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो रशिया की वजह से चाइना जो है वो बहुत, सॉरी, चीन की वजह से रशिया जो है बहुत परेशान है। वजह क्या है, चाइना जो है कर क्या रहा है ऐसा कि जो रशिया के लिए इरिटेट कर रहा है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाइना जो है अपने को नियर आर्कटिक स्टेट बोलता है। वो कहता है कि भैया हम जो है आर्कटिक रीजन के जो है एक स्टेट है, नियर आर्कटिक स्टेट, इस तरीके से बोलता है। ये चीज़ चाइना को बुरा लगता है। मतलब उसके एक तो जो है इंटरेस्ट जो वहाँ पर हैम्पर हो रहे हैं आर्कटिक रीजन और बाकी चीज़ें। दूसरा, सेंट्रल एशिया में चाइना अपना डोमिनेंस बना रहा है, जो कि नेचुरल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है रशिया का। तो रशिया ये देख रहा है कि उसका स्ट्रेटजिक स्पेस वो चाइना की वजह से इन फ्यूचर श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा। ये रशिया के सामने मतलब रियल थ्रेट है। तो ये जो है रशिया अगर चाइना का अगर कोई ऑप्शन लेकर नहीं चलेगा इन फ्यूचर और ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा चाइना पे, तो चाइना रशिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, ग्लोबल सुप्रीमेसी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो ये चीज़ रशिया यहाँ पर समझ रहा है अच्छे तरीके से। तीसरा, रशिया जो है ये देख रहा है कि जो चाइना जिस तरीके से अपनी पॉलिसी लेकर चल रहा है उसमें चाइना हमेशा से अपॉर्चुनिस्टिक रहा है। नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा, नेशनलिज्म उसके यहाँ डोमिनेट करता है, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है। तो यहाँ पर जो है रशिया की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चाइना पर बढ़ेगी, लेकिन रशिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वह चाइना के थ्रू तो नहीं आ सकती है। तो इन फ्यूचर वो अपना इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है। मतलब वो एक जगह पे पूरी तरीके से उसकी इकॉनमी फोकस न रह जाए, डिपेंडेंट न रह जाए, ऐसा जो है रशिया को लगता है। तो इसलिए भी वो अल्टरनेटिव रूट्स और इन सब चीज़ों को ध्यान दे रहा है और इंडिया उसके लिए बेस्ट जो है पार्टनर वहाँ पर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब रशिया और इंडिया और चाइना, ये जो ट्रायंगल है ये बड़ा अजीब से सिचुएशन में आ चुका है। अब और दूसरा ट्रायंगल अमेरिका और इंडिया और रशिया चाइना का, मतलब इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस वजह से। अब रसिया इंडिया चाइना वाले पहले ट्रायंगल के बारे में बात करें। रसिया ये चाहता है कि इंडिया बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन जाए, कई बार वो कन्विंस कर चुका रशिया। लेकिन यहाँ पर जो है इंडिया का ये मानना है कि भाई बेल्ट रोड इनिशिएटिव ट्रांसपेरेंट नहीं है और एक तो पीओके से होकर गुजरता है, डिस्प्यूटेड रीजन से, तो वो, और जिस तरीके का रशिया का प्लान है ईस्टर्न लद्दाख टू पीओके को कनेक्ट करने का, तो इंडिया जो है वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो है एक मतलब कि इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट्स हैं जो चाइना का, जहाँ पर जो मतलब अभी तक का अप्रोच है इंडिया उसके साथ कैसे एडजस्ट करे, क्योंकि चाइना जो है वो सीधे सीधे देख रहा है कि 18 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी वो है, नियरली 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी इंडिया है। तो चाइना वो अपने टर्म कंडीशन इम्पोज करना चाहता है। अगर चाइना फ्लेक्सिबल होता, वो इंडिया के एम्बिशन को अकोमोडेट करने वाला एक पावर रहा होता, तो आज आरआईसी जो है वो एक ग्रुप होता। लेकिन चाइना नो कम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। वो इंडिया को क्यों अकोमोडेट करेगा? वो उसको लगता है कि इंडिया को उसकी बातें माननी चाहिए। तो एक इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट्स जो हैं जो चाइना और इंडिया के बीच में, वो आरआईसी को प्रैक्टिकली पॉसिबल होने नहीं देंगे नियर फ्यूचर। तो ये एक कन्फ्लिक्ट यहाँ पर बना हुआ है। अब इसमें क्या है कि रशिया के सामने, जो रशिया के साथ हमारे जो रिलेशन है उनमें इशू ये है कि रशिया जो है, इसीलिए अभी जो है पुतिन गए थे जब चाइना, तो उन्होंने रशिया चाइना रिलेशन को नो लिमिट, उन्होंने जो टर्म यूज़ किया नो लिमिट, कि लिमिटलेस रिलेशन है इन लोगों का। तो रशिया क्या चाइना से दूरी बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और क्या रशिया जो है चाइना की मतलब स्थान पर क्या इंडिया को वह प्रायोरिटी देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक चीज़ यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी, इंडिया को इस बात को समझना होगा। दूसरा, रशिया का एक सस्पिशन है, क्या इंडिया यूएस से दूर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या इंडिया जो है वह यूएस की जगह पर जो है रशिया को प्रायोरिटी देगा, मतलब यूनिलैटरल जो है फेवर करेगा? रशिया का क्या यूनिलैटरल फेवर थ्रू इंडिया हो सकता है?
अभी तक नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। अभी तक नहीं हुआ कैसे, अब उसको समझिए। चाहे G20 का फोरम हो, चाहे क्वाड का फोरम हो, इंडिया की वजह से यूक्रेन वॉर में रशिया का जो कंडेम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। मतलब इंडिया ने नहीं किया कंडेम अपनी तरफ से कि इन सब मतलब फोरम पर। तो ये एकदम क्लियर है कि इंडिया मतलब रशिया को जो है ब्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन सपोर्ट भी तो नहीं कर रहा है। इंडिया जितनी बार रशिया जा रहा है या रशिया से मिल रहा है, वह बार बार बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट द इरा ऑफ वॉर, ये वॉर का इरा नहीं है और सलूशन जो है बैटलफील्ड में नहीं है। तो और डिप्लोमेसी निगोशिएशन ही एक ऑप्शन है, ये बार बार इंडिया बोल रहा है। इंडिया जब इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहा है तो एकदम नेचुरल है कि इंडिया रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, उसको उसके लिए स्ट्रेटजिक हर्डल भी नहीं बन रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन चाइना सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से, फुल सपोर्ट है चाइना का। तो ये चीज़ जो है रसिया को समझ में आती है कि भाई वो जो है इंडिया पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो इन फ्यूचर जो है न तो रशिया चाइना से दूर हो रहा है, न इंडिया यूएस से दूर हो रहा है। तो फिर इन लोगों का फ्यूचर कैसा है, इंडिया और रशिया का फ्यूचर हम किस तरीके का देखते हैं। तो फ्यूचर पहले समझना होगा। असल में ये इमीडिएट जो है नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए रिलेशन है ही नहीं, ये रिलेशन ही फ्यूचर के लिए है। इनका पर्पज़ ही है कि हमें फ्यूचर में अपने को पहले इंडिया और रशिया आज अपने रिलेशन के नए नए स्पेस जो है ओपन करके इन फ्यूचर ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में अपना एक जगह बनाना चाहते हैं। क्योंकि इनका जो ग्लोबल अप्रोच है, विज़न है, ये ज़्यादा मैच करता है अगर हम इंस्पाइट ऑफ मतलब इसको चाइना और यूएस को देखें। चाइना और यूएस एक हायरार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जहां उनकी सुप्रीमेसी हो। इंडिया और रशिया फिलहाल अभी तक, जब तक ये ग्लोबल पावर नहीं है, ग्लोबल पावर बनने के बाद हो सकता है चेंज हो जाए और कल को ये हमसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर इंडिया सुपर पावर बनता है तो इंडिया कैसा बिहेव करेगा। तो बहरहाल अभी तो वो प्रिडिक्शन की बात है, लेकिन इंडिया और रशिया अभी फ़िलहाल जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के फेवर की बात करते हैं और हेजोमनी की और हेजोमनी जो पॉलिसीज़ हैं उनका विरोध करते हैं। इसलिए ग्लोबल विज़न तो इन दोनों का कॉमन वहाँ पर लगता है। दोनों मिडिल पावर हैं, दोनों जो है मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी की नीड जो है दोनों की वो ऐसी नहीं है कि दोनों एक दूसरे पर टोटली ओवर डिपेंडेंट हो जाए। इन दोनों के जो हैं, जो अभी के स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक पार्टनर हैं, वो डिफरेंट हैं फॉर टाइम बीइंग अभी के लिए। लेकिन ये जो भी काम कर रहे हैं फॉर फ्यूचर, इनकी पूरी तैयारी फ्यूचर की है। दूसरी चीज़ क्या है, इंडिया के लिए अभी फ़िलहाल जो चैलेंज है रशिया के कंसर्न में, वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि रशिया में जो है अनडेमोक्रेटिक जो है पॉलिटिकल सेटअप है। और अगर इंडिया जो है उनके साथ रिलेशन बनाता है तो इंडिया के ग्लोबल इमेज को डेंट पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। खासकर यूक्रेन वॉर में जिस तरीके से इंडिया ने रशिया का कंडेम नहीं किया है, इंडिया की इमेज को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। जिस तरीके से अभी यूक्रेन के जेलेंस्की ने ये बोला कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड वो एक मर्डरर से मिल रही है, ये उनका स्टेटमेंट रहा। तो ये इंडिया के ग्लोबल इमेज को बहुत हैम्पर करेगा, जो उसका सॉफ्ट पावर है। तो इंडिया को बड़ा अलर्ट होना पड़ेगा कि, और इसीलिए इंडिया जो है वो यहाँ पर बार बार बोल रहा है भाई वार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक डर है। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, जो ये मतलब इसके इमेज को ख़राब करने की बात चल रही है, इसी को टोटली चेंज कर सकता है। असल में इंडिया पीस ब्रोकर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, पीस मेकर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। लगातार वो एफर्ट कर रहा है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर मतलब सेटलमेंट हो वो इंडिया के थ्रू हो, और बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत तेज है। अगर कल को रशिया जो है वो वॉर को एडजन किया, कैंसिल किया, यकीन मानिए ये पॉसिबल है कि हमें सुनने में आए कि इंडिया की मीडिएशन में रशिया और यूक्रेन आपस में मिले और वार को इन लोगों ने रोका। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया जो है ज़बरदस्त ग्लोबल इमेज के साथ आएगा। तो एक चीज़ ये भी चल रहा है, लेकिन ये कंसर्न भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये
इस एंगल से देखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर रशिया और इंडिया के बीच में है कि अभी जो है इंडिया अपना जो डिफेंस मतलब बास्केट है वो डाइवर्सिफाई वहाँ पर कर रहा है। तो अगर डाइवर्सिफाई यहाँ पर कर रहा है तो इससे रशिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कहीं न कहीं हैम्पर होंगे, और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है अपने डिफेंस बास्केट को डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि रसिया की जो वेपन्स हैं वो चाइना के पास जा रहे हैं, पाकिस्तान के पास जा रहे हैं। तो इंडिया का जो डिटरेंस है चाइना और पाकिस्तान को लेकर वो बड़ा वीक हो चुका है, और इसलिए इंडिया इजराइल से, इंडिया जो है वो फ्रांस से और अभी जापान से बोल रहा है कि हम लेकर आएंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो डिफेंस हमने अपने मार्केट को मतलब डाइवर्सिफाई किया है, इसीलिए इंडिया का अभी जो डिफेंस इंपोर्ट फ्रॉम रसिया है वो नियरली 36% है। 60% से रिड्यूस होते होते एक डिकेड में 36% हम आ गए हैं। तो ये एक कंसर्न भी हो सकता है रिलेशन में, अगर इंडिया और रशिया के रिलेशन को हम देखें, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी है। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहता है, फ्रॉम डिफेंस इंपोर्टर टू डिफेंस एक्सपोर्टर। अब अगर रशिया इसमें इंडिया का हेल्प करे तो दोनों पार्टनर वो डिफेंस मार्केट पे बहुत बड़ा रूल कर सकते हैं, क्योंकि रशिया के जो डिफेंस मतलब हैं मार्केट वो भी धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। तो और इंडिया जो है, जैसे ब्रह्मोस हमने फिलीपींस को दिया, शायद रशिया अगर देता तो नहीं दे पाता। तो ये अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो इंडिया का इन्फ्लुएंस चूँकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है, तो इनके जो भी इक्विपमेंट वेपन्स हैं वो हर जगह पर पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर जो हमें देखना है। इन सब के साथ साथ जो है, जो सबसे बड़ा चीज़ है कि इनका जो जिस तरीके से ये ईरान, इंडिया, आर्मेनिया और रशिया का पूरा लिंक बनाने की कोशिश की जा रही है और यूरेशियन ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इन फ्यूचर जो है ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सब अपनी अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन सब के लिए जो है ये एक तरीके का नेचुरल चॉइस है, मतलब इंडिया रशिया एक दूसरे से नेचुरल चॉइस के रूप में है। तो इन फ्यूचर जो है इंडिया और रशिया रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस इतना समझना है कि इंडिया को जो है वो अपने रिलेशन इस तरीके से रशिया से बना के रखने हैं कि इंडिया और यूएस के रिलेशन ख़राब ना हो, इंडिया यूरोपियन कंट्रीज़ के रिलेशन ख़राब ना हो, और इसका सक्सेस एक ही चीज़ पर टिका हुआ है। अगर कल को इंडिया पीस मेकर के रूप में, पीस ब्रोकर के रूप में सक्सेसफुली यहाँ पर अपने को स्टेब्लिश कर लिया, तो ये मान के चलिए कि फिर गेम पूरी तरीके से इंडिया के फेवर में आ सकता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये चीज़ यहाँ पर देखना था। अब आज लेट हो गया है, इसके आगे एक दो चीज़ें और ऐड करनी हैं, कल उसको करेंगे ऐड, और कल जो है जापान को भी ले लेंगे, तो ग्रेट पावर जितने भी हैं उनके साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ इश्यूज़ हम लोगों को, देखिए ये सब तो सिंपल ट्रेंड मैं बता रहा हूँ कि कैसे एक कंट्री को आपको देखना है, लेकिन हमें क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना सीखना है। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि क्या क्वाड इररेलेवेंट हो चुका है, क्योंकि स्क्वाड आ चुका है। अब हमको इस तरीके क्वेश्चन देखना है। G20 में जिस तरीके से इंडिया ने लीड किया है, क्या इंडिया एक ग्लोबल पावर के रूप में, मतलब ग्लोबल पावर के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में लीड करने के लिए प्रिपेयर्ड हो चुका है? इज इंडिया अ न्यू ग्लोबल पावर? क्या हम इस तरीके के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं? तो कल से इस तरीके से, जैसे ही ग्रेट पावर कंप्लीट हो जाएगा, एक दो दिन में इस तरीके के जितने भी इशूज़ हैं वो उठा लेंगे, तब फिर कोई और जितने इशूज़ हैं वो लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही सब आएंगे। ठीक है, कल इस पर फिर आगे करते हैं। मेरा एक छोटा सवाल है। ये मतलब मैं कह रहा था कि जैसे रसिया 1991 के बाद, मतलब जब यूएसएसआर का पतन हो गया तो रसिया तो ब्रेक हो गया। रसिया मतलब ओएससी में जाना चाहता था, मतलब यूरोप के साथ, ठीक है। तो ये ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ नाटो करके, मतलब यूएसए अपने आप को वहाँ क्या बोलते हैं यूरोप में फंसा कर, ये कहीं इंडो पैसिफिक से हाथ नहीं धो रहा है यूएस? नहीं, यूएस मतलब वो हर चीज जो है दो संकट हो गया ना। कोई भी अगर कोई भी जो है मतलब डिसीजन होता है किसी कंट्री का, तो कई फैक्टर्स होते हैं।
जैसे क्या हुआ कि रशिया तो पहले तो पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में था, इवन G8 इन लोगों ने बनाया था। G8 में रशिया पार्ट हुआ करता था, ये तो जॉर्जिया के बाद G8 G7 में बदला। तो 2000 में जब पुतिन आए और पुतिन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के साथ आए, तब यूएस ने ओवर स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट किया, तब उसने ईस्टर्न यूरोप की तरफ जो है तेज़ी के साथ बढ़ना स्टार्ट किया। तो यूएस का या नाटो का अपना एजेंडा कि भाई रशिया एग्रेसिव हो रहा है, कल को क्या हो सकता है, फिर से वो री इमर्ज कर सकता है, फिर से थ्रेट बन सकता है। तो वहाँ पे वो इस तरीके से। और दूसरा है कि यूएस की अगर रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन नहीं आया होता तो फिर चाइना को ये सब इनसर्कल, मर्साइमर ने 92 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि चाइना सबसे बड़ा थ्रेट यूएस के लिए बनने वाला है। और इसलिए मर्साइमर ने तो बिल्कुल पढ़ोगे तो तमाम उन्होंने तरीके बताए कि कैसे इनसर्कलमेंट करना है चाइना का और कैसे इसको मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटजिकली सब कमज़ोर करना है। लेकिन यूएस केवल टाइम बाई करता रहा और उसको जो है छोड़ता रहा, मतलब उसने उस तरीके के नहीं डिसीजन लिए। और इकोनॉमिक रिसेशन के बाद तो फिर यूएस, क्योंकि 2007 तक चाइना की इकॉनमी $3 ट्रिलियन की थी और 2014 में $10 ट्रिलियन की। 7 सालों में उसने अपनी इकॉनमी को 3 to 10 ट्रिलियन बना लिया। ये किसको मालूम था कि इतनी तेज़ी से जो है वो आगे मूव करेगा। तो रशिया को मतलब चाइना को समझने में यूएस ने थोड़ी गलती की और थोड़ा जो है सिचुएशन ऐसे बन गए रिसेशन के।